नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी भिवंडी महानगर द्वारा आयोजित किए गए करियर गाइडेंस वेबिनार 2.0 में मैं ओजस आपका स्वागत करता हूँ। कोरोना जैसी महामारी के कारण सारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण सभी विद्यार्थियों में करियर के बारे में बहुत सारे संभ्रम निर्माण हुए हैं। करियर के बारे में निर्माण हुए प्रश्नों के जवाब और उनका योग्य रूप से समाधान मिलने हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवंडी महानगर द्वारा पिछले 2 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 7 जून 2021 से लेकर 13 जून 2021 तक इस साल के करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिर एक बार आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज वेबिनार का दूसरा दिन है। आज का विषय करियर इन स्पोर्ट्स है। आज इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ प्रोफेसर श्री और प्रोफेसर डॉक्टर योगेश बोडके उपस्थित है। हमारे वक्ता का परिचय करके देता हूँ। प्रोफेसर शिरीष मोरे सर, एमडी पीएचडी फिजिकल एजुकेशन सेट पीएचडी है पुणे विश्वविद्यालय से खो खो में। 2007 से 2009 तक एमआईटी कॉलेज में शारीरिक शिक्षा निदेशक थे। 2009 से महाराष्ट्रीयन मंडल के चंद्रशेखर अगाशे शारीरिक शिक्षा कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। बाल भारती स्कर्ट के लिए शारीरिक शिक्षा पर लेखन करते हैं। कई राज्य स्तरीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग में मार्गदर्शन, राज्य और विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन अनुभव, सम्मित संघ द्वारा 1996 से 2003 तक विभिन्न जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। अंडर 18 में पुणे डिस्ट्रिक्ट खो खो टीम और स्टेट चैंपियनशिप के लिए मेंस ग्रुप क्रमशः 1999 और 2001 के लिए आपको चुना गया। पुणे सिटी डिविजनल और पुणे यूनिवर्सिटी खो खो टीमों में 2 बार नियुक्ति 2000 और 2001 साल में। पुणे जिला एसोसिएशन नियुक्ति समिति के सदस्य, विभागीय खेल समिति और पुणे विश्वविद्यालय खो खो नियुक्ति सदस्य 2007 से। पुणे सिटी स्पोर्ट्स कमिटी और पुणे यूनिवर्सिटी टीम गाइड, वर्तमान में पुणे जिला पंचमंडल समन्वयक। प्रोफेसर डॉक्टर योगेश बोडके सर, शिक्षा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स तक है। उसके पश्चात शिक्षा इस विषय में डॉक्टरेट प्राप्त। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, बायोमेट्रिक्स, काइनेसियोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्री, टेस्ट एंड मेजरमेंट इस विषय में आपकी विशेषता है। आपने राष्ट्रीय बॉल प्रतियोगिता में 14 बार, अखिल विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता में और 2 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहभाग दर्ज किया है। आप हैंडबॉल एसोसिएशन महाराष्ट्र और गोवा द्वारा आयोजित रेफरी क्लिनिक के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मेलनों के रिसोर्स पर्सन है। आपने शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग और कोर्सेज के दिए हैं। आपने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे के शिक्षा पाठ्यक्रम समिति के सदस्य के रूप में योगदान दिया है। भारती पुणे के लिए पाठ्यपुस्तक लिखने के लिए एक सदस्य के रूप में योगदान दिया है। वर्तमान में आप महाराष्ट्र मंडल के चंद्रशेखर अगाशे शारीरिक शिक्षा कॉलेज में सहायक प्रोफेसर रूप में कार्यरत है। सत्र शुरू करने से पहले कुछ है, उस पर ध्यान दीजिए। कार्यक्रम के बीच में कोई भी अनम्यूट कर न पूछे। प्रश्न पूछने के लिए सबको अंत में समय दिया जाएगा। कार्यक्रम के बीच में कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा। जिनको कोई भी प्रश्न होगा तो मैसेज में सेंड कर सकते हैं। वो प्रश्न का भी जवाब वक्ता द्वारा मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी इन सूचनाओं का अनुपालन करें। तो चलिए हमारे वेबिनार को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रथमतः आपका भी इस वेबिनार में स्वागत है। मैं शिरीष सर से प्रश्न पूछता हूँ। यदि आप पेशेवर खिलाड़ी नहीं बन सकते। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस, सुनाई दे रहा है ठीक से। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपको है, यदि आप पेशेवर खिलाड़ी बन सकते तो भी क्या खेल में करियर बनाना संभव है? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। इस कोविड के वातावरण में भी आप
कुछ नई उम्मीदें लेके आए हो, कुछ नई उम्मीदें आपको आगे लेके जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। जो अभी ओजस ने मुझे प्रश्न पूछा था, वो सेम सवाल जो प्रश्न है मुझे 2001 में भी मेरे मन में था, मगर उस समय मुझे सही गाइडेंस मिला, सही दिशा मिली। तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने उस विषय पर काउंसलिंग करने आया हूँ। देखो 2001 और अभी 2021 है, देरी बहुत सारा डिफरेंस हो चुका है। 2001 में सेम प्रश्न मेरे मन में था, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला। उसके साथ मैं प्लेयर था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे ही मैंने जस्ट मेरा प्लेयर एज ए यूनिवर्सिटी प्लेयर था, तो ज्यादा नेशनल लेवल तक नहीं गया। तो मुझे यही मन में था कि अरे स्पोर्ट्स में ही करियर करना है। तब मैं सीएस फाउंडेशन के लिए जा रहा था, मगर मुझे मेरा एक दिल करता था कि अब चलो अब स्पोर्ट्स में ही काम करना है। तो उस समय जो मुझे मार्गदर्शन मिला, तो मैंने उसका थोड़ा सा वो रिस्क था उस समय। 2001 का अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इस फील्ड में, मगर फिर भी मैंने वो रिस्क ले लिया, और अभी मैं एक बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ और ये काउंसलिंग भी कर सकता हूँ। मगर अभी 2021 में बहुत अलग सिचुएशन है। 2021 में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ चुकी है। तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत अच्छा करियर डेफिनेटली कर सकते हो। थोड़ा सा किस तरीके का करियर हम कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए। वो उसके ऊपर मैं बता दूंगा आपको कि क्या करियर हो सकता है। मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है आपको, ओजस? हाँ सर, आवाज बराबर आ रहा है आपका। यस, ठीक है। तो आपका यही क्वेश्चन था ना कि आप इसमें करियर किस तरीके से कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं मेरा। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो? यस सर। हेलो? हाँ यस, सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है सर। यस। सो करियर इन स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस। थोड़ा सा मैं इसका स्कोप अभी बढ़ा दूंगा, क्योंकि सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, तो स्पोर्ट्स के और भी सेगमेंट्स है। स्पोर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है एंड फिटनेस है। एक फिक्की करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो इंडियन बिजनेसेस है, जो प्रोफेशंस है, उसका ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस और उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए इंडिया में जो इंस्टीट्यूट काम करती है उसे फिक्की कहते हैं। और फिक्की जो है उनका उनका जो सर्वे है, तो उन्होंने कहा है बाय 2028, अभी 2021 चल रहा है, बाय 2028 इंडिया में स्पोर्ट्स में 25 लाख के ऊपर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आप फिक्की का डेटा भी साइट पे भी जाके देख सकते हो कि उन्होंने क्या प्रेडिक्शंस किए हैं। ये सारा बदलाव जो है ना, वो सारा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बनने के कारण हो चुका है। जैसे सिर्फ हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के बारे में, वर्ल्ड कप तक ही क्रिकेट के बारे में सोचते थे, मगर अभी एक पूरा एक इंडस्ट्री बन चुका है। और इस इंडस्ट्री में आपको, मैंने अभी कहा कि आपको अराउंड 25 लाख तक जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बाय 2028। तो आप सोचो कितना अपॉर्चुनिटी इस एरिया में रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा हम इसका स्कोप थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसमें कहाँ कहाँ पे आप काम कर सकते हो। एक तो आईओए। आईओए का मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। वापिस में थोड़ा सा अभी यहाँ पे मैं ऐसे बताऊंगा कि थोड़ा सा हम 5 साल 10 साल पहले किस तरीके से काम होता था इंडिया में स्पोर्ट्स में, और अभी कैसे हो रहा है। तो पहले हम टोटली एम्यूचरिज्म बेस पे काम करते थे, मगर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आईपीएल अभी बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म इंडिया में आ चुका है। तो इवन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और साई, यहाँ पे भी सीईओ इस तरीके के भी अभी अपॉइंटमेंट होने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो उनको बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है, जो हम सिर्फ आईओए और एनएसएफ में कोचिंग सेक्टर में देखते थे कि वहां पे उनको सिर्फ कोचेस की जरूरत है। अभी वैसे हालत नहीं है, अभी चेंज हो चुका है।
और वहां पे प्रोफेशनल लोगों की, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिन्होंने मैनेजमेंट में डिग्रीज ली है, स्पोर्ट्स साइंसेस में डिग्रीज ली है, तो वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये थोड़ा सा हम आगे भी डिटेल्स में देखने वाले हैं। थोड़ा सा अभी एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस रहेगा या स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रहेंगे, विच इज टोटली गवर्न बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। देन द स्कूल कॉलेजेस, हाँ जंक यहाँ पे बहुत काम होता है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, कॉलेज में डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। देन प्रोफेशनल लीग, दिस इज अ वेरी बिग लैंडमार्क इन द इंडियन सिनारियो। कम से कम अभी अगले 10 सालों में देर विल बी 20 प्रोफेशनल लीग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स। आप अगर एक आईपीएल का बात करोगे, हम बात करेंगे, तो आईपीएल जनरेट्स 1,50,000 एम्प्लॉयमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन। कितना बड़ा इवेंट है देखो। इसीलिए अगर आप देखते हो कि बीसीसीआई कोविड सिचुएशन में भी आईपीएल क्यों कंडक्ट कर रहा, सो इस तरीके से अगर 20 लीग्स अगर इंडिया में आते हैं तो उनको कितने लोगों की जरूरत लगेगी। जस्ट थिंक अबाउट दिस। आपके मन में बहुत ये प्रश्न आएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कौन से प्रकार के लोग लगते हैं, तो वो आगे देखेंगे। देन द स्पोर्ट्स मार्केटिंग एजेंसी, सब ग्लैमरस हो चुका है। हम आईपीएल को अभी एंटरटेनमेंट भी कहते हैं। वैसे ही प्रो कबड्डी का एग्जांपल लेंगे तो ये सारे चीजों के लिए मार्केटिंग एजेंसीज लगती है, स्पोर्ट्स इवेंट एंड एंटरटेनमेंट कंपनी। जैसे अभी मैंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट द कंपटीशन, इट्स एन एंटरटेनमेंट। It's involved lots of money, lots of broadcasting rights and everything. So ये अलग से एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यस, स्पोर्ट्स टूरिस्ट कंपनीज, अभी 2 साल कोविड के पहले आपने एक एड देखा रहेगा उसमें, जो अभी आईसीसी का वर्ल्ड कप होने वाला था, तो उसके लिए बहुत सारी टूरिस्ट कंपनियां बीडिंग कर रही थी कि हम लोग आपको मैचेस भी दिखाएंगे और आपको वहां का जो भी कंट्री है वहां का टूर भी करेंगे। तो ये इस तरीके के अलग अलग कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हो रहे हैं। जस्ट लोग टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे, तो स्पोर्ट्स टूरिस्ट हो रहा है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, अभी देखोगे तो 16,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई का। सी हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व। उसके बाद आईएसएल है, तो बहुत सारा मनी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। स्पोर्ट्स पीआर एजेंसीज, पर्सनल पब्लिक रिलेशन एजेंसीज, देन स्पोर्ट्स लॉ फर्म, जो भी अभी नए नए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या जैसे ही प्रोफेशनलिज्म आता है, देयर इज अ लिटिगेशन, देयर इज अ लीगल थिंग्स इन्वॉल्व। सो स्पोर्ट्स लॉ भी अभी एक अलग से फर्म डेवलप हो रहा है। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आप देखोगे, रिटेल मॉल देखोगे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखोगे, आप पुणे और मुंबई में डेकेथलॉन में तो जाए 100% गए होगे, तो वहां पे जो एक अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब अभी इंडियन है। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे वैसे थोड़ा सा चीप ये होता है कि वेजेस जो होते हैं वर्कर्स के, तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन एशियन कंट्रीज। along with the we are competing with the China for producing these kind of things। और लोगों का स्पेंडिंग भी बहुत बढ़ने लगा है कि आप जब 10 साल पहले आप 200, 500, 1000 रुपए का शूज परचेस करते थे, आप अभी ऐसे ही 5000 का भी शूज परचेस कर सकते हो, स्पोर्ट्स के शूज इक्विपमेंट्स। तो उसमें बहुत सारा बदलाव आ चुका है। एंड अगेन अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज कमिंग अप और द सेटिंग इज कमिंग अप इज द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज। सो जैसे ही अभी आप खेलो इंडिया देखोगे या अलग अलग स्टेट में जाओगे, उनकी साई के कैंप्स देखोगे या स्कूल या प्राइवेट स्कूल के भी ग्राउंड्स देखोगे, तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सरफेसेस या आर्टिफिशियल कोर्ट या स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो रहे हैं। तो ये भी अलग से एक उभर के इंडस्ट्री आ चुकी है। मैं यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल दूंगा कि हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट था, बीपीएड एमपीएड करने के बाद उसने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी काम कर रहा है वो, और पूना में या नगर नासिक में उसने अभी तक कम से कम 10 या 12 स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया है। तो ये बहुत सारी करियर सेटिंग्स जस्ट मैंने आपके सामने रखी। इसमें डिटेल में बात करेंगे, मगर यस, ये सुनने के बाद आपको 100% ये समझ में आया होगा कि देयर आर अब्यूडेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इन द स्पोर्ट्स। यस।
शारीरिक शिक्षा में करियर के बारे में जानकारी दे सकते हैं आप? यस डेफिनेटली। सॉरी, मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सबको? ओजस, जी स्क्रीन दिखाई सर। दे रहा है? यस। सो बेसिकली दिस इज अ ट्रेडिशनल करियर अपॉर्चुनिटीज। जब हम इसमें, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 2001 में करियर क्या करना है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप फिजिकल एजुकेशन में जाओ। फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो तब पता नहीं था कि क्या है फिजिकल एजुकेशन, मगर अभी जो ट्रेडिशनल सेटिंग्स में आप जिस स्कूल में या कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर करके आप कोई भी स्कूल में ज्वाइन हो सकते हैं। इसीलिए अभी 4 सेटिंग्स में यहाँ पे स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और जो भी इंटरनेशनल स्कूल्स है या डिफरेंट बोर्ड जो होते हैं आईसीएससी, सीबीएसई, उनके बोर्ड के जो स्कूल है वहां पे एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वहां पे भी कुछ ग्रांटेड स्कूल है जहाँ पे आप ग्रांटेड स्कूल में आपका अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में हो तो बाय द अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां से आपका अपॉइंटमेंट होगा। और कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स है तो वो प्राइवेट आपका वहां पे अपॉइंटमेंट हो सकता है। वहां पे आप एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर करके काम कर सकते हो। दूसरा जो है, एट द सेम टाइम आप नॉन स्कूल सेटिंग्स में, जैसे कि जो भी स्कूल के साथ जो भी अलग अलग क्लब्स जुड़े हुए हैं या उनके आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज होती है, तो वहां पे भी एज अ कोच करके आप काम कर सकते हो। दूसरा, another level is college and university. So college level में as a director of sports and physical education at college and university sports department होता है। जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स सेक्शन होता है, उसके लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं। और अगर आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपका पोस्ट होगा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। कॉलेज में भी वो पोस्ट है और यूनिवर्सिटी लेवल में भी, यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे भी ये पोस्ट है। और दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस है। मतलब जिस कॉलेज से अभी हम काम कर रहे हैं, जिस कॉलेज में, चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस है, तो वहां पे आपका पोस्ट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमने, मैं और योगेश सर दोनों एज ए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी हमने काम किया है कॉलेज में, और अभी हम ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर करके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक ट्रेडिशनल सेटिंग जो इंडिया में पहले से चालू है वो उसके बारे में बताया। तो इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, जाते जाते वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आप अगर बीपीई करते हो आफ्टर 12th, तो ये प्रोग्राम महाराष्ट्र में अमरावती का एचपीपीएम कॉलेज है वहां पे, और एलएनआईपी जो है ग्वालियर में, वहां पे ऑफर्ड होता है बीपीएड, इंटीग्रेटेड बीपीएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड होता है आफ्टर 12th होता है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में अमरावती का कॉलेज छोड़ के बाकी के सभी जो कॉलेजेस है फिजिकल एजुकेशन के, वहां पे आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 2 साल का बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब उसको हम बीपीएड कहते हैं, वो कोर्स ऑफर्ड होता है। और इवन एलएनआईपी में बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी कोर्स वहां पे ऑफर्ड किया गया है। सो ये अगर आप स्कूल में काम करना चाहते हो तो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीपीएड या बीपीएड आफ्टर ग्रेजुएशन, 2 इयर्स बीपीएड आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको मौका मिल सकता है स्कूल में काम करने के लिए। अगर आप एमपीएड करते हो तो जूनियर कॉलेज जो होता है 11th और 12th, तो वहां पे मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें आप जूनियर कॉलेज में जा सकते हो। तीसरा जो है, उसके साथ अगर आपको सीनियर लेवल कॉलेज पे काम करना है या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में काम करना है, तो आपको महाराष्ट्र और गोवा के लिए सेट एग्जाम है। उसके बाद नेट, अगर आपको अदर देन महाराष्ट्र और गोवा काम करना है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, यूजीसी कंडक्ट करता है। और विद जीआरएफ भी है, वहां पे आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल सकती है आपको रिसर्च वर्क करने के लिए। सो अगर ये क्वालिफिकेशंस आप लेते हो तो आप कॉलेज में काम कर सकते हो। देन द पीएचडी, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, पीएचडी भी यहाँ पे कॉलेज लेवल के लिए
एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसके कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल का चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जहां से हम काम कर रहे हैं, इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1977। सो एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है और बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का चलता है। यहाँ पे सिर्फ हम फिजिकल एजुकेशन के बीपीएड के साथ हम बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज भी लोगों को देते हैं। तो फिटनेस इंडस्ट्री के जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, योगेश सर भी बताएंगे आपको, फिटनेस इंडस्ट्री के जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, आउटडोर फिटनेस है, योग ट्रेनिंग है, न्यूट्रिशन है, इसके बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज हम हमारे ये बीपीएड कोर्स के साथ देते हैं। उसके बाद दूसरा जो कॉलेज है, वेरी फेमस अगेन, बहुत बड़ी लीगेसी है, HBPM अमरावती हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती का जो कॉलेज है, वहां पे भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड है, जैसे 12 के बाद आप वहां पे जा सकते हो। देन LNIP, it is one of the deemed university funded by the central government। जो साई का एकेडमिक विंग है उसका एक पार्ट जो है वो LNIP है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, और गुवाहाटी में भी एक उनका अलग से ब्रांच है, मगर ग्वालियर इज द मेन ब्रांच और इंडिया में सबसे बड़ा डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन। आई थिंक इट्स वन ऑफ द काइंड और इट्स ओनली वन फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां पे भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं। तो आप उनके वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। देन मुंबई बेस्ड कॉलेज है वडाला, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज एट वडाला मुंबई। तो वहां पे भी बीपीएड कोर्स चलता है, 2 साल का बीपीएड कोर्स है, वहां पे भी आपको अच्छा बीपीएड का कोर्स मिल सकता है। और इवन आपका जो मुंबई यूनिवर्सिटी का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो वहां पे भी आप मास्टर्स डिग्री का कोर्स वहां पे कर सकते हो। तो थोड़ा सा अभी ये मैंने टीचिंग में आप किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है और उसके कौन कौन से कॉलेजेस में आपको वो हो सकता है। ये सिर्फ मैंने अभी 4 रिनाउंड कॉलेजेस के बारे में बताया। बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ऑफर कर सकते हैं ये कोर्स, मगर आपको जब ये कोर्स सिलेक्ट करने हैं, कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि उस कॉलेज का रेपुटेशन, उस कॉलेज का इंटेंसिव प्रोग्राम कितना इंटेंसिव होता है, फैकल्टीज कैसे है, और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे किस तरीके से इंटर्नशिप दिया जाता है और किस तरीके से प्लेसमेंट होता है। ये 5-6 चीजें अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे, एक्सप्लोर करोगे और कंपेयर करके अगर एडमिशन लोगे, तो डेफिनेटली यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन physical education. So that's it about the physical education courses. Yes, Ojas. सर आगे का सवाल कोचिंग के क्षेत्र में करियर के बारे में बता सकते हैं कुछ? डेफिनेटली। सो जैसे टीचिंग एंड कोचिंग अभी हमने डिस्कस किया था टीचिंग। सो हम टीचिंग मास लोगों के लिए करते हैं, जैसे आपने पोस्ट का नाम फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो टीचर होता है तो मास लोगों के लिए होता है, जो स्कूल के लिए काम करेगा, डायरेक्टर जो है पूरे कॉलेज के लिए काम करेगा, मगर कोचिंग विंग इज अ स्पेशलाइज्ड विंग अगेन। सो टीचिंग के लिए अलग स्किल्स रिक्वायर्ड है, कोचिंग के लिए अलग स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो कोचिंग में क्या होता है, हम लोग सिर्फ क्लास के लिए जाते हैं, जहां पे हमें ओलंपियन तैयार करना है, जहां पे हमें अच्छे स्पोर्ट्समैन डेवलप करना है, नेशनल मेडलिस्ट बनाना है, तो वो जो एरिया आएगा वो कोचिंग एरिया आएगा। तो आपको कहाँ पे कर सकते हो कोचिंग? तो अभी जो ट्रेंड इंडिया में जो चल रहा है, बहुत सारे स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल है, जो रिनाउंड स्कूल्स है, वो अभी क्या करते हैं कि अलोंग विथ फिजिकल एजुकेशन टीचर, उनके स्कूल का जो कल्चर है उस हिसाब से, लाइक कुछ अगर आप पूना में देखोगे तो बिशप्स जैसे स्कूल है, लॉयलाज है, उनका फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स का एक लीगेसी है, एक कल्चर है, तो वो अलग से कोचेस को अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो फुल टाइम वहां पे कोचेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, स्कूल कोचेस के। कुछ स्कूल में आफ्टर स्कूल एक्टिविटी या बिफोर स्कूल एक्टिविटी चलता है स्पेसिफिक गेम्स के लिए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, तो उसके लिए आफ्टर स्कूल या बिफोर स्कूल वहां पे भी आपको एज अ कोच करके अपॉइंटमेंट मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि इंटर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इंटर कॉलेजिएट प्रोग्राम, कमर्शियल स्पोर्ट्स कैंप्स, अभी तो पूरे इंडिया में कमर्शियल स्पोर्ट्स कैंप, कमर्शियल स्पोर्ट्स क्लब का बहुत बड़ा बूम है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट उभर के आया है।
बहुत टर्नओवर है इसमें, बहुत रेवेन्यू जनरेशन भी है, और एट द सेम टाइम दे आर प्रिपेयरिंग सम गुड स्पोर्ट्समैन। ये जो कमर्शियल स्पोर्ट्स क्लब है, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हैं, मगर उसके साथ बहुत रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है। तो वहां पे ये कैंप्स में, क्लब्स में कोचेस की जरूरत होती है। दूसरा एक कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम करके, अभी आप अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, हमेशा आप जिस फील्ड में काम करते हो ना, जिस फील्ड में जाना है उसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है। हमेशा सारी चीजें आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी या बुक में से नहीं मिलेगी, आपको एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि हर एक कम्युनिटी अभी उनके खुद के स्पोर्ट्स प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। अगर आप देखोगे मुंबई में या पुणे में देखोगे, बहुत सारे ग्राउंड है तो सैटरडे संडे बुक रहते हैं, और कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज इकट्ठा आती है, दैट मे बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिलीजन। वो लोग इकट्ठा आते हैं और उनके स्पोर्ट्स लेते हैं, और उनके लिए भी अलग से कोचिंग का रिक्वायरमेंट है। मिलिट्री स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स है, बहुत सारे मिलिट्री कॉम्पिटिशन्स जो उनके होते हैं, तो उनके लिए अलग से कोचिंग होता है। उसके बाद पुलिस कोचिंग्स होते हैं कि पुलिस पे के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें भी आपको एज अ कोच अपॉइंटमेंट मिल सकता है। और अभी इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट डेवलप हुआ है कोचिंग का, उसका वो है साई। अगर आप 2-3 सालों में देखोगे तो साई जो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका बेसिक पर्पस जो है कि टू डेवलप गुड इंटरनेशनल कैलिबर प्लेयर्स फॉर इंडिया, दोज हु कैन वो इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक स्टेज पे जाके इंडिया को मेडल लाए। इसलिए साई बहुत काम कर रहा है, और अगर ये अच्छे प्लेयर्स बनाने हैं तो उनको अच्छे कोचेस लगेंगे। सो वो कोचेस का रिक्रूटमेंट अगर आप देखोगे, फिलहाल 1 महीने पहले साई का एड आया है रिक्रूटमेंट का, कोचेस का। उन्होंने जो हेड कोच है उसकी सैलरी वहां पे 2,50,000 ऑफर किया है। देखो, एक कोच का सैलरी, आप बिलीव नहीं करोगे, इंडियन गवर्नमेंट हायरिंग द कोचेस बाय पेइंग 2,15,000 फॉर अ हेड कोच। उसके बाद असिस्टेंट हेड कोच है, बहुत सारे असिस्टेंट कोचेस भी उन्होंने हायर किए, उनका भी सैलरी, दे हैव केप्ट द सैलरी रेंज अबव 1 लाख रुपीज। सो गुड कोचेस अराउंड इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड कैन कम एंड कोच टू आवर प्लेयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। सो एक ये भी साई अभी बहुत काम कर रहा है कि कोचेस रिक्रूटमेंट के लिए। तो इस तरीके से आपको कोचिंग में भी अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। और एक सेगमेंट है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जैसे मैंने एनएसएफ कहा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, उनके अलग, जैसे बीसीसीआई अपने कोचेस को अपॉइंट करता है ना, फ्रॉम 14, अंडर 18, अंडर 19, वुमेन, सीनियर लेवल, तो उनके कोचेस का एक सिस्टम होता है। वैसे ही हर एक फेडरेशन अभी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ फुटबॉल, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, तो वो भी अलग अलग कोचेस को अभी हायर कर रहे हैं विद द हैंडसम सैलरी। और इवन कबड्डी में भी अभी अगर आप देखोगे, वर्ल्ड कप में अभी जो फिलहाल एशियन गेम्स हुए थे, उसमें ईरान का टीम बहुत अच्छा उभर के आया था, और वहां का जो कोच है, ईरान टीम का कोच, वो नासिक से है। उन्होंने एनआईएस किया था, तो वो एक सीनियर कोच थे यहाँ पे गवर्नमेंट एनआईएस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में, उनका अपॉइंटमेंट नासिक में था, मगर वो अभी ईरान के लिए कोचिंग कर रहे हैं। सो अभी बहुत सारे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी इंडियन गेम को मिल रहा है, इंडियन कोचेस उभर के आए। आरएसआई बहुत बड़ा काम कर रहा है इन कोचेस को ग्रूम करने के लिए, डेवलप करने के लिए। साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो डेफिनेटली आप जैसे जैसे आपको लगता है कि चलो हम एक्सेल नहीं करेंगे और स्पोर्ट्स में हम नॉर्मल लेवल पे कर रहे हैं, तो आप स्पोर्ट्स एकेडमिक्स में भी आ सकते हो। इस तरीके से कोचिंग विंग में जाके आप करियर बना सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेस कौन कौन ऑफर करता है, तो जैसे मैंने बीसीसीआई का आपको एग्जांपल दिया कि बीसीसीआई के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के उनके कोर्सेस है। अगर वो आप क्वालिफाई करते हो, वो कंप्लीट करते हो, तो आपको उनके सिस्टम में इस तरीके से सेगमेंट्स है, उसमें आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। वैसे ही नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अलग अलग, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के उनके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है। अगर आप वो करते हो, जैसे फुटबॉल में आप डी लाइसेंस कहते हो ना, तो डी लाइसेंस करते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट टीम को कोच कर सकते हो। उसके भी अलग अलग लेवल्स है। तो वो एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उनके अलग अलग खुद के कोचिंग
सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि साइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज अपेक्स बॉडी इन इंडिया, वो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग 1 साल का जो डिग्री कोर्स है ना डिप्लोमा, उसे हम एनआईएस कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी ऑफर करते हैं। 2 तरीके के कोर्सेस वो ऑफर करते हैं, एक है डिप्लोमा जो 1 साल का होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी अलग होती है, और जो 6 वीक्स का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होता है उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी होती है। वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। बेसिकली फिजिकल एजुकेशन टीचर्स या जो लोकल लेवल पे कोचिंग करना चाहते हैं अलग अलग गेम्स के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, तो वो 6 वीक्स का सर्टिफिकेट कोर्स एनआईएस से करते हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अपना खुद का एक कोचिंग विंग उन्होंने डेवलप किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा विंग है, एक्सलेंस के लिए भी जाते हैं, लोअर ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं और एक्सलेंस के लिए भी वो काम कर रहे हैं, और उनके अलग से कोचिंग विंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स साई के हैं। तो ये सारे रीजन्स हैं, जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए। ऑल ओवर इंडिया में उनके रीजन के हिसाब से उनके सेंटर्स है। मेन सेंटर जो है पतियाला में है, वहां से आप हर साल आप उनके एप्लीकेशंस आते हैं फॉर दिस कोर्सेस इन द मंथ ऑफ मे और इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे और द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो आप 6 वीक्स के लिए भी उसको अप्लाई कर सकते हो अगर आप बेसिक लेवल पे स्पोर्ट्स खेले हो, और अगर आपको 1 ईयर के लिए जाना है तो आपको उस खेल में नेशनल या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है। तो आप कोचिंग के लिए जा सकते, कोचिंग कोर्स करने के लिए या डिप्लोमा करने के लिए 1 ईयर का जा सकते हो। दीज आर द डिफरेंट वेन्यूज, रीजनल सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। पतियाला में इसका हेडक्वार्टर है। सो कोचिंग में भी आप इस तरीके से आगे जा सकते हो। यस, थैंक यू। धन्यवाद सर। अभी हम योगेश सर के पास जाते हैं। डेफिनेटली आई विल स्टॉप माय शेयरिंग। योगेश सर, मेरा आपसे स्वास्थ्य, हेल्थ और फिटनेस के क्षेत्र में करियर के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल ओजस आपने पूछा है। हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, एक्चुअली मैं 2 दिन पहले एक डॉक्टर साहब का लेक्चर सुन रहा था रिगार्डिंग दिस पेंडेमिक एंड हाउ टू ओवरकम दिस आफ्टर पेंडेमिक, सब कुछ उसमें वो कवर कर रहे थे। उसमें एक सेंटेंस उन्होंने कहा है कि आगे एक पेंडेमिक के बाद जो कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, उसमें से वन ऑफ दी सेक्टर इज फिटनेस एंड हेल्थ। आगे कम से कम 15 से 20 साल ये इंडस्ट्री टॉप मोस्ट रहने वाली है, बिकॉज इस पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया है कि आज हेल्थ और अपना फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है खुद को इम्यूनाइज करने के लिए। और इस ऐसे कुछ भी पेंडेमिक सिचुएशन आती है, कुछ भी वायरल ये रोग आता है, उसमें से कवर होने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो उसको लेकर मैं बताऊंगा, फिटनेस और हेल्थ इंडस्ट्री पहले से ही उभर रही थी। ऑलमोस्ट 5 years बैक आप कंसिडर करोगे, वहां से ये बहुत अच्छी उभरने लगी और बहुत अच्छे अच्छे लोग अभी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों को हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में आप देखते रहेंगे कि आपके आजू बाजू बहुत सारे फिटनेस क्लब, जहाँ पे नॉट ओनली जिम, आप देखोगे आउटडोर फिटनेस नाम की चीज अभी आई है, ग्रुप फिटनेस करके चीज आई है। बहुत सारे आप मुंबई में देखो, पुणे में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कॉर्पोरेशंस अपना आउटडोर फिटनेस के सेटअप्स उभार रही है। गार्डन बन रहे जहाँ पे फिटनेस इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं। सो ऑलरेडी फिटनेस के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं हर एक सेक्टर में। तो आप यहाँ पे कुछ कोर्सेज कर रहे तो जरूर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। आप पर्सनल ट्रेनर करके काम कर सकते हो, आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर करके काम कर सकते हो। कम्युनिटी सेंटर जो शिरीष सर ने भी बात उभारी थी, उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। कम्युनिटी सेंटर्स रहता है तो वहां पे भी आप बहुत अच्छा आपका सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो फिटनेस रिलेटेड। ऑफ कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डांस, जुम्बा, एरोबिक्स, उसमें भी आजकल बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज है। सबसे अहम चीज आजकल इंडिया में उभर के आ रही है, आपने अगर लास्ट मंथ का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा रहेगा तो उसमें ये एक बहुत मैं बोलूंगा फनी आर्टिकल है। फनी इसलिए मैं बोलूंगा कि इंडिया के रैंकिंग दी है
इंडिया इज अमंगस्ट 5 कंट्रीज, 5 कंट्री में से एक इंडिया है जहाँ पे अंडरवेट पॉपुलेशन है, और दूसरी साइड पे एक सर्वे बता रहा है कि इंडिया इज अमंग द 10 कंट्रीज, 10 कंट्री में से इंडिया है क्या जहाँ पे ओबेसिटी ज्यादा है। अभी देखो, अंडरवेट भी ज्यादा है, ओबेसिटी भी ज्यादा है, लेकिन ओबेसिटी को कंसिडर करते हैं जहाँ वेट ज्यादा बढ़ रहा है लोगों का, तो वेट कम करने की समस्या बहुत बड़ी है। उसमें भी आप आजकल बहुत अच्छा करियर कर सकते हो एज अ डाइट कंसल्टेंट, एज अ वेट लॉस कंसल्टेंट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहां पे है। ये सारे मैं अभी जो अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ उसके लिए हार्डली 6 वीक से लेके 1 साल तक कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्सेस अवेलेबल है। जैसे हमारा कॉलेज श्री सर बता रहे थे, चंद्रशेखर आकाश कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कुछ कोर्सेज डिजाइन करता है, कुछ कोर्सेज हम भी रन करते हैं। LNIP का नाम सर ने लिया है, वो लोग कुछ कोर्सेज इस तरीके से सर्टिफिकेशन कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज रन करते हैं। बहुत सारी जिम या अदर इंस्टीट्यूट्स है वो ऐसे डिस्टेंस कोर्सेज भी रन करते हैं। आप ऐसे कोर्सेज को ऑप्ट करके आपका इसमें करियर बना सकते हो। और जाते जाते एक ही बताऊंगा, हमारे यहाँ से जो लोग पास आउट हुआ है उसमें से बहुत सारे लोग आजकल PE टीचर या जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है उसमें नहीं जा रहा है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका मॉर्निंग एंड इवनिंग सिर्फ फिटनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वेट लॉस एंड आउटडोर फिटनेस में। उनका महीने का कमाई more than 1 lakh है, and they are working only for 6 hours, 3 hours in the morning, 3 hours in the evening, and they are earning more than 1 lakh per month। ये बहुत अच्छा पैकेज है। मेरे खुद के दोस्त ने अच्छा खासा IT वाला जॉब छोड़ के खुद को जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनाया, जिसमें उसका भी इनकम more than lakh है। और आजकल आप देखोगे कॉरपोरेट में बहुत सारे कंपनीज में बैठ के काम चल रहा है, सेडेंटरी वर्क है, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाले लोग आपको मिलेंगे। इफ यू स्टार्ट योर ओन कंसल्टेंसी, अगर आपने ऐसे कॉरपोरेट लोगों के साथ टाइप कर लिया तो आपको वहां पे भी बहुत बड़ा स्कोप है, अगर आप फिटनेस एंड हेल्थ के रिलेटेड कुछ अच्छे कोर्सेज करके आपका ज्ञान बढ़ाओगे तो। सो डेफिनेटली आपको इस एरिया में बहुत बड़ा स्कोप है। यस सुजीश। सर अगला सवाल, स्पोर्ट्स साइंस इस क्षेत्र में करियर के बारे में आप क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स साइंसेस शायद बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको ये वर्ड थोड़ा नया लगेगा। स्पोर्ट्स साइंसेस बेसिकली इसमें आपको थोड़ा, एक तो आपका साइंस बैकग्राउंड होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तब भी आप इसमें थोड़ा बहुत करियर कर सकते हो। कुछ एरियाज में थोड़ा आपको लिस्ट आउट करके बताऊंगा स्पोर्ट्स साइंस होता क्या है। आपने स्पोर्ट्स मेडिसिन नाम की चीज सुनी होगी। बेसिकली ये डॉक्टरेट लोग उसको आगे लेके जाते हैं, लेकिन उसके अभी सर्टिफिकेशन कोर्सेज आए हैं जो आप उन डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं। सो एक है, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, कोई एजुकेशन ले रहे हो तो वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में जा सकता है, नहीं है तो ऐसे कुछ कोर्सेस ये स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले लोग करते हैं जहाँ पे आपको बेसिक चीजें सिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ एक्सरसाइजेस उन लोगों से करवाने हैं, उनके लिए कुछ प्रोग्राम उन्होंने डिजाइन किया वो आपको रन करना है। सो इसके लिए भी अच्छा खासा पैकेज आज मार्केट में ओपन है। स्पोर्ट्स साइंस में एक बहुत अच्छी बात है बायोमैकेनिक्स करके, जहाँ पे आप देख रहे हैं अभी जैसे सर बोल रहे थे श्री सर के IPL या बहुत सारे लीग्स अभी आ रहे हैं इंडिया में। बैडमिंटन की लीग्स है, टेनिस की लीग्स है, फुटबॉल की लीग्स है, हर एक स्पोर्ट्स अभी एक लीग लेके आ रहा है। तो ऑलरेडी बहुत सारा स्पोर्ट्स में एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, और उसमें एक ये बायोमैकेनिक्स की अपॉर्चुनिटी है। बायोमैकेनिक्स होता क्या है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस किस तरीके से बढ़े उसका स्टडी करने वाला ये फील्ड है। तो साइंस बेस्ट है, लेकिन आप इसमें भी स्पोर्ट्स साइंस में करियर कर सकते हो। एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी आप काम कर सकते हो। देखो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का भी कोर्स कर सकते हो, एंड एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आप आपका करियर कर सकते हो। आज BA साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, उसमें एक पार्ट रहता है स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स में। अब वो करके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। एंड ये आजकल का सबसे बड़ा है, क्योंकि हर एक जो, जैसे मैंने कहा, लीग्स उभर के आ रही है, तो हर एक लीग्स में हर एक टीम के साथ एक बायोमैकेनिक्स रहता है, वैसे एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी रहेगा, एक डायटिशियन भी रहेगा। तो ये सब सपोर्टिंग लाइन है जो स्पोर्ट्स साइंस की कही जाती है,
जो हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस उभारने में मदद करती है। जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपने सुना रहेगा। ये देखो, फिजियोथेरेपिस्ट नॉर्मली तो काम करते ही है, जब भी हमें इंजरी होती है उसका पोस्ट रिहेबिलिटेशन करने के लिए हम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाता है। लेकिन आजकल स्पोर्ट्स को लेके फिजियोथेरेपी ब्रांच उभर के आई है। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट आजकल स्पोर्ट्स स्ट्रेंथनिंग के कोर्सेज रन कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे प्लेयर्स को इंजरी ना हो इसलिए पहले से ही उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वहां पे भी वो लोग कुछ जैसे बीपीएड एमपीएड वाले भी लोग वो वहां पे हायर किए जाते हैं, या फिर जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको भी वो लोग हायर करता है। एंड इज डेफिनेटली एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जितना अच्छा आपको इनकम है उतना ही अच्छा आप एज अ असिस्टेंट भी यहाँ पे करियर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, न्यूट्रिशन हर एक लीग्स के साथ या हर एक स्पोर्ट्स टीम के साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी रहता है। सो आप अगर बेसिक नॉलेज भी ले लो, न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लो, आपके खुद के एडवांसमेंट उसमें करवा लो। और आजकल तो पेंडेमिक में बहुत सारे उडेमी जैसे प्लेटफॉर्म है, उस पे न्यूट्रिशन के कोर्सेज हार्डली 1000 या 2000 में अवेलेबल है, जो कोर्सेज अदरवाइज 10,000 to 25,000 में रन हो रहे थे, एंड दैट टू आल्सो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। तो आप ये न्यूट्रिशन का भी एक अच्छा खासा स्कोप है, वहां पे आप करियर कर सकते हो स्पोर्ट्स साइंस में। जो स्पोर्ट्स पर्सन का डाइट पूरा रिफॉर्म करेंगे, उनका परफॉर्मेंस डाइट में से बढ़ाएंगे और सपोर्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली स्ट्रेंथनिंग कोच, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले कोचेस उनको कहा जाता है। अब बेसिक कोर्सेज करके उसमें भी करियर कर सकते हो। और यस, आजकल जो सबसे अहम बात उभर के आ रही है स्पोर्ट्स फील्ड में, दैट इज असेसमेंट। पहले ये फील्ड थोड़ा इंडिया में कम था, लेकिन आजकल प्लेयर्स किस तरीके से अच्छा परफॉर्म करे, या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट है आपके सामने, स्कूल गोइंग है, उसको कौन सा करियर अच्छा है स्पोर्ट्स का, ये गाइड करने वाले लोग आजकल है, जिनको स्पोर्ट्स टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले लोग कहते हैं, यानी एनालिस्ट कहते हैं। वहां पे भी बहुत अच्छा स्कोप है इस स्पोर्ट्स साइंस के अंदर। तो इन शॉर्ट मैंने कुछ एरियाज डिफाइन किए, एंड टू लिस्ट अगेन, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे हैं। इसके साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये सारे एरियाज है जहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस में आप अच्छा खासा करियर कर सकते हो। नहीं, इसमें बहुत अच्छा इनकम सोर्स भी आपको अवेलेबल है। ये सोल्जर्स। हाँ सर, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग इस क्षेत्र में करियर के बारे में आप क्या कहेंगे? यस, ये कुछ एरियाज है, जैसे अभी मैंने कुछ लिस्ट आउट किए थे ये, या अभी नए वाले जो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग नाम के। पहले स्पोर्ट्स कहा तो बहुत कम एरियाज थे जहाँ पे करियर किया जाता था। यूजुअली सबको तो स्पोर्ट्स टीचर ये एक ही कंसेप्ट पता थी, विच इज एक्चुअली अ रॉन्ग वर्ड। स्पोर्ट्स टीचर करके कोई वैकेंसी कहीं पूरे इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन लोगों को आज भी अगर आप पूछो तो स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है, या फिर कॉलेज में भी रहेगा तो स्पोर्ट्स टीचर है, यही कंसेप्ट पता है। लेकिन ये छोड़ के आज स्पोर्ट्स कहाँ पे पहुंच गया है, ये थोड़ा हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनिशियली आपने देखा रहेगा कि ट्रेडिशनल वे में अगर आप टीचिंग में भी जाओ तो कितना स्कोप है, कोचिंग में भी जाओ तो कितना स्कोप है। और इसके साथ अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स साइंस ऐसे अलाइड ब्रांचेस है जो स्पोर्ट्स को लेके काम कर रही है, और ये बहुत अच्छी उभर के आ रही है। और वैसे ही ये स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग नाम की चीज है। हालांकि कुछ सालों पहले अभी स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक पूरी इंस्टीट्यूट ही अभी यहाँ पे बनी है, और उनके थ्रू बहुत कुछ काम चल रहा है। अभी पहले समझ के लेते हैं कि स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है क्या, राइट। हमें स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में काम तो करना है, तो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है क्या वो पहले समझ के लेता है। स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग आसान भाषा में बोलूं तो देखो, आजकल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बहुत जरूरत है, राइट। जितने स्पोर्ट्स बनेंगे, नए नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उनके इक्विपमेंट्स की जरूरत है। एंड ऑनेस्टली आजकल इक्विपमेंट पे काम करने वाले लोग बहुत कम है। मैं डीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ, कि अगर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो इक्विपमेंट्स कितने अच्छे तरीके से डिजाइन हो जाए तो उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा।
तो ये एरो साइंस करके अभी एक बात आ रही है। वैसे में अगर एग्जांपल दे तो कुछ साल पहले आपने सुना रहेगा कि ऑस्ट्रेलियन एक कंपनी ने स्विम सूट डिजाइन किया था। जो स्विम सूट पहनते ही आपका परफॉर्मेंस कुछ सेकंड से बढ़ेगा। देखो प्रैक्टिस और ये तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ स्विम सूट के वजह से भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ये उन्होंने ये किया था। हालांकि वो बाद में बैन हुआ, उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है क्योंकि वो इलीगल थिंग थी। लेकिन अभी इस तरीके से अभी चल रहा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स होजियरी हम जिसको कहते हैं, या जो भी यूनिफॉर्म्स रहता है उसके ऊपर भी काम चल रहा है कि किस तरीके। एथलेटिक्स का एग्जांपल दे दूं तो किस तरीके से कपड़े उन्होंने पहनने के बाद उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांस होने के लिए मदद हो जाएगी। या फिर क्रिकेट में किस तरीके से आपने देखा होगा, पहले हेलमेट कैसे थे, अभी के हेलमेट कैसे है, पहले बैट कैसे आती थी, अभी की बैट कैसी है। बहुत सारे चेंजेस है। क्रिकेट की बात इसलिए ले रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आएगी। आप अगर पहले वाले वीडियोस देखो, अभी के वीडियोस देखो, उनमें जो पैड्स यूज करता है वो अलग तरीके से। सारा अभी डिजाइनिंग चल रहा है, एंड दैट कम्स अंडर स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग। दिस इज वन पार्ट आई एम सेइंग। इसके बाद कुछ टूल्स रहता है या फिर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजीज रहती है। आप आपके मोबाइल में भी सर्च करो तो कुछ एप्स अवेलेबल है जो आसानी से बता देता है कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन की मूवमेंट किस तरीके से है, मूवमेंट अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। या फिर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी हो रहे हैं। क्रिकेट की बात ले लो आप, एक ही इसमें बता सकता है। पहले अंपायर एलबीडब्ल्यू डिसीजन देने में बहुत गलती करते थे, अभी वो डिसीजन देने के लिए एक टेक्नोलॉजी लेके आए। फुटबॉल में गोल हुआ नहीं हुआ ये देखने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है। बैडमिंटन देखो तो वहां पे वो शटल परफेक्ट लाइन पे था, बाहर था, अंदर था, ये देखने के लिए टेक्नोलॉजी आई है। सेम इज फॉर टेनिस एंड सेम इज फॉर मेनी मोर स्पोर्ट्स। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, जो स्पोर्ट्स में यूटिलाइज होती है, ये भी स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में आती है। कुछ और बात करूं तो फिटनेस इक्विपमेंट्स अभी नए नए उभर के आ रहे हैं। कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स आ रहे हैं, जैसे कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स है, जैसे हम जाते थे कुछ अम्यूजमेंट पार्क अलग थे, लेकिन अभी फिटनेस स्पेसिफिक अम्यूजमेंट पार्क्स आ रहे हैं। यानी वहां पे जाने के बाद बच्चा सिर्फ खेलेगा, लेकिन खेलने के साथ उसका फिटनेस डेवलप होने वाला है। तो ऐसी कुछ चीजें अभी उभर के आ रही है। तो ये सब कुछ आता है। इसके साथ दो चीजें मैं थोड़ा और हाईलाइट करूंगा। एक है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखोगे मुंबई में भी बहुत सारी जगह अभी टर्फ के फुटबॉल कोर्ट्स आ गए हैं, राइट। या फिर आप देखते रहेंगे कि बैडमिंटन कोर्ट्स बहुत अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। पहले सिर्फ वुडन थे, अभी सिंथेटिक आया, रबर आया, वैसे हो रहा है। बास्केटबॉल के कोर्ट्स देखोगे तो पहले सिर्फ टार कोर्ट्स थे और सीमेंट कोर्ट्स थे, अभी सिंथेटिक कोर्ट्स आ रहा है। एथलेटिक ट्रैक खुद का अपीयरेंस चेंज कर रहा है, नॉर्मल ट्रैक से अभी सिंथेटिक ट्रैक हो रहा है। तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें भी बहुत, ये भी स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में आता है और इसमें भी बहुत सारा स्कोप है जहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा करियर कर सकते हो। और ये स्पोर्ट्स इसकी बात जब आई है तो मैं और एक आपको ये करूंगा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एक बात है कि लेयरिंग, यानी ग्राउंड कैसे बनाया जाता है। वो ग्राउंड बनाने की भी टेक्निक्स आप अगर थोड़ा सिविल रिलेटेड कुछ कोर्सेस करोगे तो आपको आसानी से ये सब कुछ नॉलेज आएगा और उसमें भी बहुत अच्छा करियर। सो ये सब आता है स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में। अभी हम इसमें करियर कैसे कर सकते हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो बायोमैकेनिक्स रिलेटेड कुछ कोर्सेज कर लो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कहीं कौन से भी ब्रांच से स्टूडेंट हो, आप थोड़ा एडवांसमेंट उसमें ये करके लो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते कैसे, उसको डिजाइन कैसे किया जाता है, इसका नॉलेज आप लेके आपका खुद का एक यूनिट चालू कर सकते हो। होजियरी है स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, उसका एक यूनिट आप डेफिनेटली चालू कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल सप्लाई का नहीं बोल रहा हूँ मैं। जहाँ पे आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली चीजें उस पे ऊपर आप काम कर सकते हो। यस, दीज आर फ्यू सेक्टर्स स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग के अंडर बहुत अच्छा आज उभर के आ रही है। एंड बेसिकली मैं इसमें आपको एक सजेस्ट करूंगा जो आजकल बहुत बूम में है, दैट इज ग्राउंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें अगर आप कुछ रिसोर्सेस आपके साथ जुटा दो, कुछ टेक्निकल काम है जो आपको नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए शायद आप दूसरी एक्सपर्टी ले लो, लेकिन इसका नॉलेज आप अगर ले लो तो 3-4 एक्सपर्टी एक साथ मिला के आप सर्विस अगर प्रोवाइड करना चालू करोगे तो आजकल इसकी बहुत सारी डिमांड है और बहुत अच्छा टर्नओवर है।
सो डेफिनेटली ये फील्ड में हाईलाइट करना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या स्पोर्ट्स ग्राउंड डेवलपमेंट, इस वजह से। सर स्पोर्ट्स कोटा का मतलब क्या है, और सर स्पोर्ट्स कोटा मतलब आरक्षण या आरक्षण किस आधार पर देती है? ओके, स्पोर्ट्स कोटा यूजुअली बहुत जगह है, दो इट इज लेस इन परसेंट, आजकल शायद 5-1% रहेगा, लेकिन ये दिया जाता है। ये देखो, जैसे कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उसमें तो आपका किस लेवल पे आप खेले हो उस लेवल पे उस कोटा को डिसाइड करता है पहले ही। जैसे एमपीएससी यूपीएससी में आप देखोगे तो उनके एडवर्टाइजमेंट पे ही रहता है कि कितना कोटा है स्पोर्ट्स के लिए, और वहां पे उनका एलिजिबिलिटी क्या है, आप कौन से लेवल पे खेले रहेंगे, या फिर वो कुछ स्पोर्ट्स डिफाइन करता है। ऐसे नहीं कि हर एक स्पोर्ट्स के लिए, उनके लिस्टेड स्पोर्ट्स रहता है, उसके लिए वो कोटा रहता है। तो वो कोटा डिसाइड कैसे करते हैं, तो उनके यहाँ पे कौन से एरिया में उनको काम करने के लिए लोग चाहिए, उसके ऊपर वो हर बार वो करता है। सेकंड टाइप है, जैसे आप देखते रहेंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे हॉकी का मैं संदीप सिंह का एग्जांपल दे दूं, वो अभी स्पोर्ट्स थ्रू ही एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। वीरधवल खाड़े अपने महाराष्ट्र से है, स्विमर है जो ओलंपिक खेल चुके हैं, वो आज तहसीलदार के यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं। ये सब उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई और स्पोर्ट्स कोटा में से हुए। तो इसके क्राइटेरिया ये रहते कि आप कौन से लेवल पे खेले हो। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे खुद को रिप्रेजेंट कर चुके हो, ओलंपिक रहने दो, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स रहने दो, वर्ल्ड कप रहने दो, कहीं पे भी, वहां पे आपको अगर रैंकिंग है तो डायरेक्टली आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा। या फिर जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है आप दे रहे हो, वहां पे आप जिस लेवल पे खेल चुके हो उस आधार पे आपको आगे, और दूसरी उसके साथ जोड़ी जाती है चीज कि आपका उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्कोर क्या है। सो एक साथ आप उसको जोड़ दो तो स्पोर्ट्स कोटा बन जाता है। योगेश सर, थोड़ा सा मैं इसके यहाँ ऊपर पे एक ऐड क्वेश्चन है। करूंगा। यस सर, यस यस, जस्ट टू ऐड, तो अभी जैसे सर ने बताया कि जो कॉम्पिटिशन्स है दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और अगर महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन ने जो खेल जो रिकॉग्नाइज किए हैं उसी में से आपको वो कोटा मिल सकता है। और दूसरा ये है, उसमें 4 लेवल्स है, ABCD, तो हर एक लेवल के लिए क्राइटेरियाज उन्होंने अलग सेट करके रखे। एमपीएससी यूपीएससी का तो अलग है ही, मगर जैसे अभी मैंने वो क्वेश्चन भी देखा तो उससे रिलेटेड ही बात करूंगा कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में आप अगर फ्लाइंग कलर्स से या हाई परफॉर्मेंस मेडल्स लाते हो तो आपको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिल सकता है आपको, या उसके अदरवाइज अगर आप नेशनल्स में प्लेस है, मेडल है, तो वहां पे जैसे ही अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट होगा तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो और वो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। मगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक जैसे कॉम्पिटिशन में अगर आप मेडल्स लाते हो तो आपको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा वहां पे। यस यस, धन्यवाद सर। सर शिरीष सर से अगला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से खेल में बदलाव होंगे? डेफिनेटली, बेसिकली कैसे है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज रिलेट विद द एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन में उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। सो दे आर वर्किंग ऑन द मास लेवल। जनरली क्या होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में, हम सिर्फ स्पोर्ट्स चुनिंदा लोगों के लिए ही काम करते हैं या चुनिंदा लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, मगर बाहर के देशों में सिस्टम क्या है, वो फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से जो उनके स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहां पे मास लेवल पे काम करते हैं। अगर मास में उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा है, मास में अगर उनका स्किल लेवल अच्छा है, तो अपने आप बहुत अच्छे जो प्लेयर्स है वो उभर के आएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम नहीं है, अभी तक नहीं था, मगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को या स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे उन्होंने मतलब वहां पे रिकमेंडेशंस किए हैं, तो उस माध्यम से ये हो जाएगा। मगर यहाँ पे मैं दूसरा एक यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे एजुकेशन पॉलिसी आए वैसे अभी यहाँ पे इंडिया में फिट इंडिया मूवमेंट आया है और खेलो इंडिया एक नया आया है। तो अगर आप खेलो इंडिया का अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे
तो फॉर द अंडर 17 और अंडर 21, जो 21 का ग्रुप है, जो हम कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट है हमारा इंडिया का आगे इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करने के लिए, तो उन प्लेयर्स के लिए एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है। अगर आपने खेलो इंडिया फॉलो किया होगा कि वहां पे जैसे उन्होंने जो बेंचमार्क बनाए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे जो इंडियन प्लेयर्स है, जो छोटे प्लेयर्स है, उनको उसी उम्र से अगर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके और अच्छा एक्सपोजर उनको मिलके वो परफॉर्म कर सकते। तो खेलो इंडिया जैसे, फिट इंडिया जैसे एक अलग पैरेलल पॉलिसीज अब अभी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो खेलो इंडिया सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दे आर फोकसिंग more on physical education, more on physical activity, more on physical literacy, and at the same time they are मतलब वो खेलो इंडिया है, फिटनेस फिट इंडिया है, उस माध्यम से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अलग से पॉलिसीज वो वहां पे ला रहे। तो डेफिनेटली अगर दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे तो बहुत बड़ा अगले 10 सालों में देयर विल बी द वंडर्स इन द परफॉर्मेंस, लाइक जैसे अभी इंडियन क्रिकेट टीम ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर शोइंग देयर परफॉर्मेंसेस, वैसे ही कुछ इस स्पोर्ट्स में भी इस तरीके से स्पोर्ट्समैन और उभर के आ जाएंगे अगर ये हैंड इन हैंड होता है तो। यस तेजस। धन्यवाद सर, ने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। किसी को कुछ क्वेश्चन के तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते सर से। सर एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए। यस, सो वो थोड़ा सा सेगमेंट बाकी था, मैं अगर एक 5 मिनट में ही वो बता दूंगा। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। यस, नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही? एनीवन कैन आंसर दिस? यस सर। Yes, sir. यस, ओके। सो बेसिकली जो अभी तक मैं कह रहा था कि इंडिया में इतने सारे बदलाव आए क्यों, so it's just because of the sports management with the introduction of these sports management skills or operations or the professionals. So हम लोग सिर्फ एक क्रिकेट को ही देखते थे, मगर अभी सेम सिस्टम सभी स्पोर्ट्स में आ रही। अगर आप जस्ट एग्जांपल देखोगे तो प्रो कबड्डी का, कबड्डी था, जनरल लोग देखते थे, उनके नेशनल्स होते थे, मगर प्रो कबड्डी से टोटल सिनारियो चेंज हो गया। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कबड्डी के जो इंडियन ट्रेडिशनल गेम है उसके जो प्लेयर्स है वो सीजन के 50 लाख रुपीस लेंगे, सीजन के बोल रहा हूँ। तो ये सारा जो बदलाव है वो स्पोर्ट्स बिजनेस करके हम देखने लगे, स्पोर्ट्स को एक मैनेजमेंट में उसको बदलाव किया। तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे अभी हम खेलो इंडिया का ही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट खेलो इंडिया, फर्स्ट खेलो इंडिया एडिशन इन पुणे। तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे बाहर के वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे ओलंपिक होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, एशियन चैंपियनशिप्स होते हैं, तो वही प्लेटफॉर्म यहाँ पे खेलो इंडिया में उन्होंने लाया था। और उसके कौन कौन से मैनेजमेंट अप्रोचेस थे, तो वेन्यू मैनेजमेंट था। वेन्यू मैनेजमेंट में बहुत सारे टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है, कहाँ पे वेन्यू होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, होटल इंडस्ट्री की, अकोमोडेशन की, फूड इंडस्ट्री की, ट्रैवलिंग, ये सारा वेन्यू मैनेजमेंट में आता है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट में एक वेन्यू मैनेजमेंट कंपनी हायर की थी और उनके अंडर कम से कम 300 या 400 लोग काम कर रहे थे। मैं यहाँ पे एक केस स्टडी आपको बता रहा हूँ। देन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सो अगेन ये बहुत बड़ा सेक्टर था कि जो भी एथलीट्स आने वाले, हाँ सिर्फ हम लोग हॉस्पिटैलिटी किनका सोचते हैं, हम सिर्फ जो सेक्रेटरी आते हैं या पदाधिकारी जो आते हैं उनके बारे में हॉस्पिटैलिटी का सोचते हैं, मगर अभी यहाँ के जो खेलो इंडिया में था, जो प्लेयर्स थे, जो कोचेस थे, वो भी हॉस्पिटैलिटी के अंडर थे। उनका भी एक अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हुआ था। उनका स्टे कैसे होना चाहिए, उनका अकोमोडेशन कैसे होना चाहिए, उनको कौन से टाइम पे क्या मिलना चाहिए, ये सारी हॉस्पिटैलिटीज उनको दी जाती थी। वीआईपी लोगों के लिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट था, तो वो और एक लोगों के पास था और एक कंपनी ने वहां पे
वो टेंडर भरा था और वो काम कर रहे थे। देन प्लेयर्स मैनेजमेंट, सिर्फ जैसे मैंने कहा कि सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए सारी सुविधाएं नहीं रहती थी, जो सोच हमारी इतने सालों तक थी, मगर प्लेयर्स, उनका अराइवल कब है, कहाँ पे उनको लेके जाना है, उनके साथ लाइजनिंग ऑफिसर्स थे, अकोमोडेशन 3 स्टार होटल में किया था, ऑल ओवर पूना में उनके 3 स्टार जो होटल्स है वहां पे अकोमोडेशन किया था, उनको वेन्यू पे लेके जाना है। अगर दूसरे दिन उनको मैच है और शाम को कुछ मैच नहीं है तो ऑफ ऑफ पीरियड में उनका क्या एक्टिविटी होना चाहिए, प्लेयर्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, वहां वेन्यू पे उनका स्टे कहाँ पे है, वहां जाके उनको किनको रिपोर्ट करना है, ये सारा प्लेयर मैनेजमेंट में आता है। तो वहां पे भी लोगों की जरूरत होती है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट, अगर आप इंडियन टीम देखोगे अभी बीसी जो टीम अभी ट्रैवल कर रही है तो उनका एक अलग से प्रैक्टिस मैनेजमेंट होता है। कहाँ पे मैच खेलनी है, किन के साथ खेलनी है, उसका शेड्यूल कैसे बनाना है, जब विद इन 2 मैचेस रेस्ट पीरियड में किस तरीके से प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए, क्या क्या अरेंजमेंट लगने वाली है। तो ये भी एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट का भी उन्होंने एक कंपनी को अपॉइंट किया था। स्टेडियम डिजाइन एंड ब्रांडिंग मैनेजमेंट, फिलहाल अभी खेलो इंडिया में स्टेडियम अलग से डिजाइन नहीं हुए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मगर अगर आप यहाँ आके देखोगे या गुवाहाटी में गए होगे तो वहां पे जिस तरीके से उन्होंने मेकओवर किया था, ऐसे लग रहा था आप कोई एक स्पोर्ट विलेज में आए हो। एक इंटरनेशनल कंपटीशन का फील उन्होंने दिया था। ब्रांडिंग हर जगह पे उनके लोगोस थे, फोटोज थे, साइनेजेस थी, आपको कहाँ जाना है, किस वेन्यू कहाँ पे है, वॉलेंटियर वहां पे थे ब्रांडिंग मैनेजमेंट के अलग अलग, और ऑल ओवर पुणे सिटी में उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास ब्रांडिंग किया था। तो वो एक अलग से लोग वहां पे चाहिए थे। ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी, इनके मैंने खुद देखे हैं, इंटेंसिव ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के लोग काम कर रहे थे। ये सारे लोग बिहाइंड कर्टन्स होते हैं, हम लोग सिर्फ परफॉर्म करने वाले देखते हैं, ऑफिशियल्स को देखते हैं, मगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी वाज फैंटास्टिक इन पुणे, आई एम टॉकिंग अबाउट पुणे। तो उनके लिए अलग से एक टीम काम कर रही थी। उसके बाद मैच सेरेमनी, जो आपको मेडल्स देने हैं, विक्ट्री स्टैंड है, कौन सा सॉन्ग लगने वाला है, कौन वहां पे गेस्ट, चीफ गेस्ट आने वाले हैं, किन के हाथों से वो देना है, ये सारे लोग जो ऑपरेशंस है, जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, वो सारा वहां पे हो रहा था। यस, अनदर इम्पोर्टेंट, सो या एक्चुअली यहाँ पे मेरा रोल बहुत बड़ा था, वॉलेंटियर मैनेजमेंट। हम कम से कम 600 वॉलेंटियर्स थे, हम 30 कोऑर्डिनेटर्स थे, और हमारे अंडर 600 लोग काम कर रहे थे। जैसे हॉस्पिटैलिटी है, वेन्यू है, प्लेयर्स मैनेजमेंट है, हर जगह पे वॉलेंटियर्स दिए गए थे। और वो वॉलेंटियर्स भी अलग अलग फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कॉलेजेस, उनके इंटर्न्स जो थे उनको इन्वॉल्व किया गया था। तो ओवरऑल जो भी अगर आपका इवेंट अच्छा होना चाहिए तो एक वॉलेंटियर, स्ट्रॉन्ग वॉलेंटियर टीम लगता है। कोई भी आप कल्चरल इवेंट हो या स्पोर्टिंग इवेंट हो, तो वॉलेंटियर मैनेजमेंट, देन स्पोर्ट्स टूर मैनेजमेंट है। ये जो था मैंने आपको खेलो इंडिया के पर्पज या इवेंट जब आप ऑर्गेनाइज करते हो एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके लिए ये सारे ऑपरेशंस है। उसमें आपको, अगर आप एमबीए करते हो, बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट है वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आपको इस सारे कोर्सेज को देते हैं, आपको ऑफर करते हैं। और बहुत सारा अभी ये ट्रेंड भी है, लोग अब्रॉड भी जाते हैं, जर्मनी, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड उनके जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे वो स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज देते हैं। उसके साथ स्पोर्ट्स ब्रांडिंग है, स्पोर्ट्स एजेंट है, जो एंडोर्समेंट्स होती है बाहर के जो प्लेयर्स जो होते हैं लीग्स में, एंडोर्समेंट होती है, एक टीम से दूसरे टीम के लिए जाता है, उनका टैलेंट स्काउटिंग होता है, उनका प्लेयर मैनेजमेंट होता है। ये सारे जो स्पोर्ट्स एजेंट करके अभी एक नया क्षेत्र आया है। उसके बाद स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 16,000 करोड़ का उन्होंने बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट है स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स के साथ। सो अभी हर एक खेलों का अभी ऐसे ब्रॉडकास्टिंग आया है। अभी जुलाई में खो खो का लीग होने वाला था, खो खो प्रीमियर लीग, अभी वो पोस्टपोन हुआ है, मगर उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो सोनी ने लिया है, अराउंड 10 करोड़ या कुछ। सीधे जैसे खो खो जैसा एक इंडियन गेम है, ट्रेडिशनल गेम है, उसके भी राइट्स अभी सोनी ने लिए हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट। तो उनको लिए भी बहुत टेक्निकल लोगों की जरूरत ही होती है,
और विद दिस इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, अब्यूडेंट ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज, ब्रॉडकास्टिंग अभी बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत सारे लोग लगने वाले हैं। और जैसे योगेश सर ने बताया कि पोस्ट फैसिलिटी डेवलपमेंट तो ऑलरेडी उन्होंने बताया, मगर मैं मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा। जहां पे अभी मैं सन्मित्र संघ पुणे में एक छोटा क्लब है, मगर हमारा मंथ का टर्नओवर अराउंड 5 लाख रुपीज है। तो वहां पे जो भी प्रोग्राम्स रन होते हैं वो रन करने के लिए हमें क्वालिफाइड और टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है। उनके प्रोग्राम्स क्या होने चाहिए, वो उनका वो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज कैसे होनी चाहिए, उसका ब्रांडिंग कैसे होना चाहिए, प्रमोशन कैसे होना चाहिए, आउटपुट अच्छा, उसमें से आने वाले लोगों को बेनिफिट कैसे मिलना चाहिए। ये फैसिलिटी मैनेजमेंट भी एक ये है। आप खुद का भी एक फैसिलिटी डेवलप कर सकते हो और उसको खुद भी रन कर सकते हो अगर आप इस तरीके से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कोर्सेस करोगे तो ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यस ओजस सर, हमें कमेंट क्वेश्चंस आए हैं। यस यस प्लीज। और जयेश साबळे उन्होंने भेजा है, सर मुझे आईएसएल में सिलेक्ट होना है। मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन जब मैं परफेक्ट हो जाऊँ तो कहाँ जाऊँ आईएसएल में सिलेक्ट होने में? योगेश सर। जयेश, अच्छी बात है, आप बहुत बड़ा ड्रीम लेके चल रहे हो एंड वेरी गुड विशेस फॉर यू। आईएसएल के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये बहुत सारी अभी आपको लीग्स पता रहेगी। इंस्टीट्यूट्स जैसे बेंगलोर की है, कलकत्ता की है, वो लोग इसके लिए स्क्रूटिनाइज टीम्स भेजता है। सो आप लोगों को तो पहले एफिलेटेड बॉडी जो है आपके यहाँ के, उनके थ्रू ये जहाँ पे कंडक्ट होगा उसकी इंफॉर्मेशन ले लो, मुंबई में कहाँ चलती है और किसके थ्रू चलती है। सबसे पहले मैं वो कहूंगा। या फिर सेकंड, जो डायरेक्ट बेंगलोर एफसी या कलकत्ता एफसी है, उनके साथ डायरेक्टली आप कम्युनिकेशन करके उनके ये रहता है, अनाउंसमेंट्स रहता है, उसके बारे में आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और उनके जब सिलेक्शन ट्रायल्स आएंगे तब वहां पे जाके आपको ट्रायल देने पड़ेंगे। लेकिन ये इस तरीके से नहीं डायरेक्ट आप जा सकते हो, उसके लिए आपका जो लोकल मैचेस का परफॉर्मेंस रहता है वो भी कंसिडर किया जाता है और फिर वो रिकमेंडेशंस आगे जाता है। और जितना इसमें पता वो ये है। सर, आगे का क्वेश्चन प्रथमेश राजकर ने पूछा है कि नेशनल स्कॉलरशिप फॉर प्लेयर, इज देयर एनी स्कॉलरशिप गिविंग बाय गवर्नमेंट, इफ यस ऑन विच बेसिस? यस, अभी जैसे मैंने खेलो इंडिया का एग्जांपल दिया, बहुत बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन्होंने दिया है। अगर आप वहां पे अगर आपका टीम वहां पे स्टेट का विनर होता है तो कम से कम उनको 5 लाख का स्कॉलरशिप है। और वहां पे अगर वो नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उन्होंने खेलो इंडिया में कैसे किया है कि जो भी नेशनल्स होते हैं उसमें से 21 प्रोपेबल्स वो सिलेक्ट करते हैं, जो इंडियन स्पोर्ट्स है उसके लिए भी और जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उसके लिए भी। तो उसमें से जो सिलेक्ट होते हैं उनको ईयरली बेसिस स्कॉलरशिप है। और उन्होंने ऐसे भी उसमें किया है कि ऑल ओवर इंडिया में खेलो इंडिया सेंटर्स डेवलप किए हैं। जो एलिट लेवल के लिए जो प्लेयर्स है उनके लिए गवर्नमेंट के खुद के हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप किए हैं और वहां पे वो सिलेक्टेड प्लेयर्स, उनका वहां पे ट्रेनिंग चलता है, तो दे नीड नॉट टू पे फॉर देयर ट्रेनिंग एल्सवेयर। तो गवर्नमेंट ही वहां पे उनका वो खर्चा उठाता है और वो खर्चा कम से कम एक प्लेयर के पीछे साल का 15 से 20 लाख का आता है अगर वो हाई परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है। तो इस तरीके से स्कॉलरशिप है। हर एक स्टेट का उनका स्कॉलरशिप अलग अलग तरीके से होता है। दैट इज अराउंड 50,000 टू 5 लाख रुपीज तक वो स्कॉलरशिप है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से अलग है। मगर वो जो बेसिस है वो होता है कि सबसे पहले कि आपका पोटेंशियल हो। पहले उन्होंने ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दिया है और ओलंपिक स्पोर्ट्स में आपके पास वही पोटेंशियल रहेगा तभी आपको वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके लिए आपके जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो इन्विटेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और आपको वो स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तो एट एवरी स्टेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल टू जो नेशनल लेवल तक
हर एक स्टेज पे अलग अलग गवर्नमेंट के कॉरपोरेशंस के स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। इवन पुणे महानगर पालिका और बीएमसी भी उनके 10,000 15,000 के डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर्स को भी स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। ये सोजस सर आगे का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट स्कोप इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म? इसमें तो बहुत बड़ा स्कोप है। सर एक्सटेंशन बॉडी में अभी वो खुद है हमारे कॉलेज के, और उसके अंडर एक कोर्स डिजाइन हो रहा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। और अभी भी बहुत सारे जर्नलिज्म के जो कोर्सेज चलते हैं हर एक में, वहां पे एक उनका स्पेशलाइज एरिया रहता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। तो इसमें तो आजकल बहुत बड़ा स्कोप है, बिकॉज एज शिरीष सर एक्सप्लेन बिफोर की बहुत सारे लीग्स अभी उभर के आ रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स उभर के आ रहे हैं, कॉर्पोरेट बहुत सारा अभी स्पोर्ट्स में आया है। तो हर एक जगह स्पोर्ट्स को कवर करने के लिए अभी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बहुत बड़ी चीज हो गई है। ये छोड़ के गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव स्पोर्ट्स में लिए। सो डेफिनेटली जैसे बाकी इसमें स्कोप बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत स्कोप बढ़ रहा है। शिरीष सर कैन ऐड मोर इन इट कि तो सिर्फ यही बताऊंगा मैं कि मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर आप एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करोगे ना, कि अगर आप 5 साल पहले देखते होंगे तो एक छोटे से स्लॉट्स आते थे, जो भी आपके न्यूज होते थे ना, रेगुलर न्यूज चलते ना, उसमें एक 2 मिनट का या 1 मिनट का स्लॉट या इंफॉर्मेशन आती थी। मगर अगर आप देखोगे सभी बड़े चैनल्स जो है वो 15-15, 20-20 आधे घंटे का स्लॉट स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन के लिए चलाते हैं। दूसरा माध्यम है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, बहुत सारे एप्स डेवलप हो चुके हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन देनी है गेम्स के बारे में, तो वहां पे बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है। और दूसरा प्रिंट मीडिया में अगर आप देखोगे कि बहुत सारे मैगजीन्स आए हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स राइटर की जरूरत होती है। या अगर आप पेपर देखोगे तो पहले पेपर में सिर्फ आधा पेज या कुछ एक कोने में स्पोर्ट्स का इंफॉर्मेशन आता था, मगर आप अभी जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें देखोगे तो पूरा बैक टू बैक पेज स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन के बारे में आता है। तो उनके लिए भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहुत सारे लगते हैं, और जो इवेंट कवर करने वाले लोग भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो भी लगेंगे। इसीलिए जैसे स्पोर्ट्स बढ़ रहा है वैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बढ़ रहा है। सो ये हैंड इन हैंड जा रहा है। तो डेफिनेटली अभी स्पेशल जर्नलिज्म के कोर्सेस नहीं है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के, मगर जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट है इंडिया में, पुणे में, बॉम्बे, मुंबई में, तो वो लोग उनमें एक स्पेशलाइजेशन एरिया रहता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का। ये सोजस समय के कमी के कारण आगे भी क्वेश्चंस आ रहे, पर हमें ये वेबिनार अभी यही करना पड़ रहा है। धन्यवाद योगेश और धन्यवाद शिरीष सर, आपने हमें बहुत अच्छे मार्गदर्शन किया। मैं ओजस एबीवीपी भिवंडी महानगर की तरफ आपका और सारे उपस्थित श्रोताओं का आभार मानता हूँ। धन्यवाद। आज का वेबिनार यह खत्म हुआ। हाँ सर, बंद होने से पहले मैं आप लोगों का थोड़ा धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत सारे यूथ एक्चुअली ऐसे बैठे हैं कि क्या करे क्या ना करे इस सिचुएशन में, और बहुत सारे तो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब रहने दो या सोशल साइट्स में, इन शॉर्ट उनको बोलूंगा, बट यू ऑल पीपल आर रियली वर्किंग विद गुड इंट्यूशंस की लोगों को बहुत सारे करियर के बारे में पता चले और वो उस तरीके से अपना पोटेंशियल, अपनी एबिलिटी बढ़ाए। सो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय एबीवीपी भिवंडी। So on behalf of both of us, we are really appreciating you कि ये बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। So keep it up and hopefully इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, एंड फ्यूचर भी एक्सपेक्ट कि बहुत सारे लोग इस स्पोर्ट्स एरिया में आ जाए, करियर करें, एंड वी डेफिनेटली अश्योर यू कि यहाँ पे बहुत अच्छा करियर एंड बहुत अच्छा इनकम है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। Yes, same from me. It's very commendable. Ojas, it's very commendable. Just a minute, Ojas. Just to conclude, it's very commendable. You are organizing such kind of platform to the young students. और अगर 2-3 साल के बाद या 4 साल के बाद
आप में से ही कोई एक स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर करके हमें मिले या हमें फोन करे तो वो उसमें बहुत अच्छा लगेगा. This will be our achievement through this kind of interaction with you. Thanks a lot. Thanks a lot, Tejas. थैंक आज का वेबिनार यही खत्म हुआ है, आप लेफ्ट हो सकते हैं. Yes. Before